हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लगातार इकोनॉमिक्स के वीडियो पढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक ज्ञान के वीडियो लेक्चर भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मानकर चलिए इकोनॉमिक्स के अंदर इस टॉपिक की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज का टॉपिक क्या है? मांग, मांग वक्र तथा मांग का नियम। तीनों टॉपिक एक साथ क्लियर होने वाले हैं आपके। तो देखिए, और हाँ रुकिए, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलें। एक और खास चीज़, इसके नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो जो भी मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम सीधे चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इसका नाम है मांग, मांग वक्र तथा मांग का नियम। आपको मैं मांग के बारे में पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो आप एक बार फिर से देख सकते हैं जिसमें मांग के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है। फिर भी आज एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मांग के बारे में बताता हूं कि मांग आखिर है क्या, डिमांड आखिर है क्या चीज। तो मांग में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। मांग में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। मांग में तीन तत्व होते हैं। सबसे पहली और खास चीज, कोई भी व्यक्ति है जिसको वस्तु को क्रय करने की इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु क्रय करने की आवश्यकता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो वो उस वस्तु की, उस सेवा की मांग नहीं हो पाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति को उस वस्तु को क्रय करने की इच्छा तो है, उसको आवश्यकता तो है, मगर वस्तु को क्रय करने के लिए जो मुद्रा चाहिए यदि वो उसके पास नहीं है तो ये भी मांग नहीं कहला पाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति को वस्तु क्रय करने की इच्छा भी है, उसकी आवश्यकता भी है, उसके पास मुद्रा भी है, लेकिन उस मुद्रा को व्यय करने की अगर उसको इच्छा नहीं है तो ये मांग नहीं होगी, क्योंकि वह उस वस्तु को परचेज करेगा या नहीं इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, उसका मार्केट पर प्रभाव नहीं आता है, वो मांग में शामिल नहीं हो पाता है। मैंने लिखा भी है ऊपर डिमांड, मांग। तो मांग में क्या शामिल है? वस्तु को क्रय करने की इच्छा, दूसरा आवश्यक मुद्रा, तीसरा मुद्रा व्यय करने की इच्छा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। आगे है डिमांड कर्व, जिसको हिंदी में लिखते हैं मांग वक्र। क्या लिखते हैं इसको? मांग वक्र। जो मांग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके तत्वों की हम बात कर रहे थे कि वास्तव में मांग क्या है, उस मांग का एक वक्र भी बनता है। वो मांग वक्र क्या होता है? आपने देखा किसी वस्तु की मांग, उस वस्तु की कीमत, दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। जब जब भी आम जीवन में भी, आम जिंदगी में भी रोज हम देखते हैं तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उसकी मांग कम हो जाती है। या मैं कहूं कि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन लेकिन यहां पर एक बात खास कर ध्यान देने वाली है। यहां पर कुछ चीजों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्टेबल मान लेते हैं। मांग वक्र का जो ग्राफ बनेगा, मांग वक्र जो बनेगा, उसके पीछे मांग के नियम की भी भूमिका है। तो देखिए, मांग वक्र, ये आपके सामने एक मांग वक्र बनाया हुआ है। इसमें y अक्ष पर हम कीमतों को ले रहे हैं और x अक्ष पर उस वस्तु की मात्रा को ले रहे हैं। ये उसका ओरिजिन है, ये उसका मूल बिंदु है। और आप क्या देख रहे हो? एक रेखा नीचे की ओर गिरती हुई इसमें दिखाई दे रही है। उसके ऊपर लिखा हुआ है Q इज द फंक्शन ऑफ P। Q बराबर D, ब्रैकेट में लिखा हुआ P। इसका आखिर क्या मतलब है? यहां पर अलग से मैं इसको समझाता हूं। Q बराबर D, इसको स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल p। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर Q का मतलब वस्तु की मात्रा से है। यहां पर ये जो Q है इसका मतलब है क्वांटिटी। क्या मतलब इसका? क्वांटिटी।
पी का मतलब क्या है? प्राइस। यानी ये जो मांग वक्र है, मांग वक्र पे क्वेश्चन किस तरह से आता है कि मांग वक्र क्या शो करता है? तो मांग वक्र वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा में संबंध को बताता है। और वो संबंध कैसा बताता है? नेगेटिव, नकारात्मक। आप देख भी रहे हैं और इसको समझ भी सकते हैं। मैं इस ग्राफ के ऊपर कोई दो बिंदुओं लेकर के मांग वक्र को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि y अक्ष पर वस्तु की कीमतों को लिया गया है। इसको मैं P2 कह दूं, इसको P1, ये x1 और ये x2। बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में मैं मांग वक्र आपको बता रहा हूं। सबसे पहली स्थिति क्या है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को P1 कीमतों पर, कौन सी? P1 कीमतों पर परचेज करना चाहता है, तो उस वस्तु की मात्रा उसको कितनी मिलेगी? मांग वक्र के हिसाब से आप देख रहे हैं x1। ओ x1 मात्रा वो परचेज कर लेगा जब वस्तु की कीमत कितनी है? OP1। किसी वस्तु की कीमत जब OP1 है तो वह उस वस्तु की मात्रा कितनी खरीदा? OX1। OP1 कीमत होने पर वस्तु की मात्रा कितनी परचेज कर रहा है? OX1। अगर उस वस्तु की मात्रा, उस वस्तु की कीमत गिर के क्या हो जाती है? P2। वस्तु की कीमत P1 से गिर करके क्या हो जाती है? P2। तो वह उपभोक्ता आप देख रहे हो OX1 मात्रा को बढ़ा करके क्या कर देता है? OX2। ये यहां से लेके यहां तक की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। किसके अनुपात में? जिस अनुपात में वस्तु की कीमत गिरती है। जाहिर सी बात है, जब वस्तु की कीमत गिर जाती है वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है। ये मांग का नियम हमें क्या बताता है? वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र क्या बताता है? वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा में एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है। और वो संबंध कैसा बताता है? नकारात्मक। और ठीक मांग जो मांग वक्र है वही मांग का नियम है। देखिए, यहां लिखा मैंने लॉ ऑफ डिमांड। क्या लिखा है? लॉ ऑफ डिमांड, जिसका क्या मतलब होता है हिंदी में? मांग का नियम। मांग का नियम मांग वक्र पर डिपेंड है पूरी तरह से। जिसको मांग वक्र का ध्यान है, जिसको मांग वक्र की जानकारी है, उसको मांग का नियम भी आता है। अब इसमें एक लाइन लिखी होती है, जब भी आप इकोनॉमिक्स में नियमों का अध्ययन करेंगे तो एक लाइन लिखी होती है कई जगह, अन्य बातें समान रहें। ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य बातें समान रहे। ये अन्य बातें कौन सी है? क्या उपभोक्ता की मांग को, उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की जो मांग की जाती है, क्या वह मांग केवल वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है? सोचिए आप, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सोच करके बहुत सारी चीजों को स्वतः ही क्लियर कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे और गहराई से सोचेंगे तो किसी वस्तु की मांग पर उसकी कीमत का, केवल उसकी कीमत का ही प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर और भी बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक दो मैं आपको बता देता हूं। उपभोक्ता की आय, जो ये उपभोक्ता की, यहां लिख देता हूं, यहां पर मांग। तो मांग को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं? देखिए, कीमत तो सब जानते हैं, कीमत तो सब जानते हैं, इसमें कहीं कदापि कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन साथ साथ में आय, किसकी आय? उपभोक्ता की आय, जो वस्तु को परचेज करने वाला है उसकी आय का भी वस्तु की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अधिक वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देता है, या मैं कहूं कि क्वालिटी के रूप में, गुणवत्ता के रूप में पहले से ज्यादा गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगता है, यानी पहले से ज्यादा महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लग जाता है। यानी कि वस्तुओं का क्या हो जाता है?
वस्तुओं का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है वस्तुएं। उपभोक्ता की आय का भी वस्तु की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का, किसका, प्रतिस्पर्धी वस्तुएं या वस्तुओं की कीमत, ये आपने पढ़ा भी होगा, चाय कॉफी के उदाहरण पढ़े होंगे, कई बार आपने पूरक वस्तुओं के बारे में पढ़ा होगा, स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में पढ़ा होगा। तो इनकी भी कीमतों का एक दूसरे की कीमतों पर, एक दूसरे की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा, मैं आपको सीधा और सिंपल ही बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की जो मांग की जाती है, या सीधा कहें कि मांग पर केवल कीमत का ही प्रभाव नहीं पड़ता। मांग पर केवल वस्तु यानी स्वयं जो वस्तु है उसकी कीमत का ही प्रभाव नहीं पड़ता, और अन्य चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, बहुत सारी चीजें हैं, मौसम है, जलवायु है, तमाम चीजें हैं, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां पर जब हम मांग के नियम का अध्ययन कर रहे होते हैं, जब हम मांग के नियम का अध्ययन कर रहे होते हैं, तब इन सभी चीजों को स्टेबल मान लेते हैं। अन्य बातें जो थी ना, अन्य बातें, वो ये है, अन्य बातें जो इधर हो रही है, ये अन्य बातें क्या रखते हैं हम, समान रहे, स्थिर रहे, स्टेबल रहे, उसके बाद ही मांग का नियम काम करेगा। और वो मांग का नियम क्या है, जो आपने यहां ग्राफ में भी देखा, उसको शब्दों में पिरो दीजिए, उसको शब्दों में लिख दिए, पंक्ति में लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे, जब किसी वस्तु की, या यूं कहें, सॉरी, मांग का नियम हमें यह बतलाता है, क्या, मांग का नियम हमें यह बतलाता है, क्या इसको कैसे बोल सकते हैं, मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत इंक्रीज हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग डिक्रीज हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वेरी सिंपल। मांग का नियम कैसे बताएंगे हम, किसी वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस वस्तु की मांग डिक्रीज हो रही है। किसी वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। बस इतना सा है मांग का नियम। साथ में लाइन जोड़नी है आपको, क्या अन्य बातें समान रहे तो मांग का नियम हमें बतलाता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में वृद्धि, सॉरी मैंने क्या बोला, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में गिरावट आएगी, और अगर वस्तु की कीमत गिरेगी तो मांग मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। बस इतना सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं किया है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चूंकि मेरे को तो चाहिए ना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइबर तो चाहिए ना, ये आप काम कर दीजिए, बाकी काम मैं देख लूँगा।